गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर 12। सॉरी, गलती से पिछले लेक्चर को भी लेक्चर 12 बना दिया गया था, लेकिन रियल में वो लेक्चर 11 था, रियल में ये लेक्चर 12 है। हम लोग का सेकेंड चैप्टर चल रहा है क्लास 10th के फिजिक्स का, वो है प्रकाश का अपवर्तन। पिछला जो लेक्चर था उसमें हम लोग देखे थे कि अपवर्तन क्या है, अपवर्तन के नियम क्या है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, क्रांति कोण क्या है, तो क्रांति कोण और अपवर्तनांक में संबंध क्या है, वगैरह वगैरह हम लोग पढ़े थे। लेकिन जो जस्ट पिछला लेक्चर था उसमें बढ़ाते समय अंत में एक बार लाइट कट गई तो हम लोग वहाँ पे रोक दिए थे। उस समय चल रहा था कि ग्लास स्लैब में अपवर्तन। तो हम आपने क्या देखा, हम लोग देखे थे कि अगर ये कोई ग्लास स्लैब है और जब लाइट ऐसे पड़ती है इस पर, तो फाइनली लाइट निकलने के बाद ये पहले वाली लाइट के समांतर हो जाती है, और ये जितना जितना शिफ्ट होता है इसी को आपने बोला था लेटरल शिफ्टिंग। क्या बोला था? लेटरल शिफ्टिंग। और इसी को बोलते हैं पार्श्व विस्थापन। क्या बोलते हैं इसको? पार्श्व विस्थापन। इसको आप क्या बोलते हैं? पार्श्व विस्थापन। तो आज हम लोग इसी और ये पार्श्व विस्थापन कितना होता है इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे, आज का हेडिंग है ग्लास स्लैब में पार्श्व विस्थापन। आज का हेडिंग है ग्लास स्लैब में पार्श्व विस्थापन का मान। पार्श्व विस्थापन का मान, ये पार्श्व विस्थापन कितना होता है इसी के बारे में आज हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कितना पार्श्व विस्थापन होता है। आइए, तो सबसे पहली बात कि मान लो, अच्छे से इसको देखेंगे हम लोग। तो ये जो है ये कोई ग्लास स्लैब है, देखेंगे ये कोई ग्लास स्लैब है और यहाँ से मान लो प्रकाश किरण प्रवेश करती है। ये कोण कितना हो गया? आई। तो अगर ये ग्लास स्लैब, यही है आपका ग्लास स्लैब, और ये ग्लास स्लैब का थिकनेस है टी। थिकनेस का पहला लेटर क्या है? टी। तो थिकनेस कितना हो ग्लास स्लैब का, मतलब ग्लास स्लैब का मोटाई कितना है? टी है, टी मान लिए। और इसका अपवर्तनांक कितना मान लिए? म्यू। ग्लास का अपवर्तनांक कितना मान लिए? म्यू, ये आपतन कोण। पर अगर ये स्लैब नहीं होता तो प्रकाश ऐसे सीधे जाती, लेकिन विरल माध्यम से, ये हवा है और ये कांच है, तो प्रकाश ये विरल है और ये कैसा है? कांच कैसा है? सघन है। तो क्या पढ़े थे कि जब विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाएगी, तो ये जो प्रकाश है वो इस तरीके से मुड़ जाएगी, ऐसे मुड़ गई। तो यहाँ पे मान लो हम लोग फिर से नॉर्मल डाल दिए, यहाँ पे क्या किए? फिर से नॉर्मल डाल दिए। तो अब क्या होगा? प्रकाश किरण फिर जो है जब सघन से फिर विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर भाग जाएगी, और ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हो गया? समांतर। देखेंगे एक दूसरे क्या हो गया? समांतर। अगर ये कोण आई है तो ये कोण कितना होगा? ये, इसको मान लिए आर। अच्छे से देखेंगे, क्या मान लिए? इसको आर मान लिए। तो ये जितना शिफ्ट हुआ है, ये जितना शिफ्ट हुआ है, ये जितना शिफ्ट हुआ है, तो ये शिफ्ट कितना हुआ है? ये जितना शिफ्ट हुआ है, तो देखेंगे शिफ्ट कितना हुआ है? शिफ्ट इतना हुआ है। ये देखिए आप, ये शिफ्ट हुआ है। तो जरा सा इसको कुछ पॉइंट्स हम लोग दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये जो शिफ्ट है, इस शिफ्ट को हम लोग, जैसे ये टी क्या है? थिकनेस। उसी प्रकार इस शिफ्ट को हम मान लिए डी, अर्थात जो पार्श्व विस्थापन है, पार्श्व विस्थापन का मान कितना है तो उसको क्या मान लिए? डी। एकदम अच्छे से समझना पड़ेगा आपको, ये डी, और इसी डी को कैलकुलेट करना है। ओके, नेक्स्ट आइए। तो हम लोग देखें कि अगर ये कोण आई है तो ये भी टोटल कोण होगा आई, ये टोटल आई। देखिए ना, शीर्षाभिमुख कोण है, ये आई, तो ये भी आई शीर्षाभिमुख कोण है। तो उसमें से ये आर है, तो ये कितना होगा? ये वाला, ये हमें लगता है ये हो जाएगा आई माइनस आर। आई माइनस आर। यहाँ से आपने लंब डाला तो ये कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। ये भी कोण कितना है? ये भी कोण कितना है? 90 डिग्री। अब देखिए इसमें थोड़ा सा कुछ नाम दे देते हैं। मान लो इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी और इस पॉइंट को डी। ऐसा नाम दे दिए अपने मन से, ए बी सी डी ऐसा बोल दिए। आप देखेंगे हम लोग 10th में हैं, 10th में पढ़ रहे हैं। शायद अगर आप लोग को सर मैथ पढ़ाए होंगे, अगर नहीं पढ़ाए होंगे तो हम पढ़ाएंगे कुछ दिन के बाद। तो
उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। और साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, टेन थीटा हो, कॉट कोई भी हो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात, वो हमेशा एक समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है। ओके, तो इसका मतलब है हम लोग इस फिगर में खोजेंगे समकोण त्रिभुज को। तो आपको शायद दो समकोण त्रिभुज दिखेगा, एक दिखेगा ए बी सी, दिमाग से काम लो, दिमाग से। एक त्रिभुज है ए बी सी, समकोण है, देखो ये कोण 90, और एक समकोण है ए सी डी, जिसका कोण डी यहाँ पे 90 है। ओके, तो हम लोग सोचे कि हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं, रिक्वेस्ट है मेरा, अगर ये टी है तो शायद ये भी टी होगा, ये वाला हो, ये वाला टी होगा। अगर आप हाँ कहेंगे तब ये भी कितना होगा, टी होगा। ये भी एक भुजा है समकोण त्रिभुज का, ठीक है, आप देखेंगे। चलिए चलते हैं पहले त्रिभुज ए सी डी में, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, आप अच्छे से देखना, समकोण त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में देखेंगे लंब, ये कोण थीटा है, ये वाला कोण थीटा है, थीटा कितना है आई माइनस आर। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। देखिए ना, ये थीटा के सामने वाला लंब, इसका मतलब ये जो सी डी है वो लंब है, और समकोण के सामने वाला कर्ण मतलब ए सी कर्ण है। प्लीज बंधु अच्छे से देखेंगे, इसका मतलब साइन आई माइनस आर बराबर कितना होगा, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है सी डी, और कर्ण कितना है, कर्ण है ए सी, कर्ण कितना हो गया ए सी। जरा सा इसका मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा साइन आई माइनस आर बराबर सी डी का मान डी, ए सी का मान ए सी, ए सी को ए सी ही रहने देते ए सी। तो यहाँ से हमारे पास मिल गया, यहाँ से हमारे पास मिल गया, इसीलिए d बराबर क्या हो गया, इसीलिए d बराबर d ही तो पार्श्व विस्थापन है। ओके, d का ही मान निकालना है, तो ये बन गया ए सी इंटू साइन आई माइनस आर, आई माइनस आर। ओके, अब चलिए, अब हम लोगों को सोचे कि ए सी कहीं से पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो इसको हम मान लिए समीकरण 1, प्लीज अच्छे से, क्या मान लिए उसको, समीकरण 1। नेक्स्ट अब देखिए, और अब क्या बोले थे, दो त्रिभुज है, दो समकोण है, एक ए सी डी और एक है ए बी सी। तो दूसरा त्रिभुज को पकड़ते हैं, तो लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किस में, ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, किस में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। चलिए ए बी सी में ये वाला कोण है, ये वाला कोण है, तो इसमें पहले में लगाए साइन, तो इसमें लगाते हैं कॉस, तो इसमें हो जाएगा कॉस आर बराबर, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण। अब देखिए, आधा कोण के सामने वाला लंब, समकोण के सामने वाला कर्ण, जो बच गया आधार, तो आधार कौन है ए बी, कर्ण कौन है ए सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा कॉस आर बराबर ए बी का मान कितना है ए बी, इसी का मान टी है, तो ये हो गया टी बटा में कितना ए सी, इसीलिए यहाँ से ए सी बराबर कितना हो जाएगा, ए सी बराबर ये हो जाएगा टी बटा कॉस आर नीचे, तो ये हो जाएगा टी बटा कॉस आर, समीकरण 2। क्या हम आपको समीकरण 1 और 2 दे चुके, हम सोचे कि 1 और 2 को सॉल्व कर देते। कैसे सॉल्व करें, कुछ करना होना नहीं है, समीकरण 1 में जो AC है उसके जगह पे 2 की में जो AC का मान निकाले वहां पे रख देते हैं। तो हम सीधा लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, किस में जा रहे हैं, समीकरण 1 एवं 2 से, कुछ करना नहीं है। D बराबर क्या करेंगे, AC के जगह पे मान रखेंगे, तो AC के जगह क्या रखेंगे, T बटा कॉस आर इंटू साइन आई माइनस आर। ओके, यहीं पे हम लोगों को समझना है, खूब अच्छे से समझना है। सबसे पहली बात आपको बताए थे कि यदि साइन थीटा छोटा हो तो उसको हम लोग थीटा लिख सकते हैं। ओके, अगर ये जो आपका, इसका मतलब है कि अगर साइन थीटा बहुत छोटा हो, साइन थीटा अगर बहुत छोटा हो तो उसे क्या लिख सकते हैं, थीटा। उसी प्रकार अगर कॉस थीटा बहुत छोटा हो तो उसको क्या लिख सकते हैं, थीटा। तो इसी प्रकार, तो जहाँ पे साइन आई माइनस आर है तो D इक्वल टू टी साइन आई माइनस आर को क्या लिख देंगे, आई माइनस आर, ये लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे में कितना, कॉस आर को केवल क्या लिख सकते हैं, आर। ओके, साइन आई माइनस आर के बदले में आई माइनस आर,
कॉस आर के बदले में क्या हो गया आर। इस आर को दोनों में अलग अलग कर देंगे तो क्या बनेगा टी इंटू आई बटा आर माइनस आर बटा आर का मान कितना हो गया 1। और आई बटा आर जो है आपको याद होगा कि साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर, इसको हम लोग बोलते हैं म्यू। साइन आई बटे साइन आर क्या बोलेंगे म्यू। इसका मतलब ये रियल में कौन है, ये है म्यू, तो ये हो जाएगा डी इक्वल टू टी इंटू म्यू माइनस 1। ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखनी है। डी बराबर टी, टी क्या है उस स्लैब का थिकनेस, म्यू क्या है, म्यू है उस स्लैब का अपवर्तनांक माइनस 1। ओके, तो डी बराबर टी इंटू म्यू माइनस 1। तो इस तरीके से हम उम्मीद करते हैं पिछला लेक्चर में यही डेरिवेशन बचा हुआ था जिसको हम लोग खत्म करने के बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट। अब जो स्टार आने वाला है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जरा सा इसको देखिएगा। जैसे आप देखे होंगे कि मान लो कि तालाब किनारे एक बगुला खड़ा है, तालाब के किनारे एक बगुला खड़ा है और वो बगुला मछली को देख रहा है। समझिएगा, तालाब में मछली है और ऊपर से बगुला या कि कोई मछुआरा उस मछली को देख रहा है। तो हम लोग को यहाँ ये समझना है कि कौन दर्शक होगा और कौन वस्तु होगा। अगर बगुला मछली को देख रहा है इसका मतलब बगुला दर्शक है और जो मछली है वो वस्तु है। उसी समय अब एक दूसरा केस, मछली भी तो बगुला को देख रहा है, तो जब मछली बगुला को देखेगा तो मछली दर्शक होगा और बगुला वस्तु होगा। तो ये दो अलग अलग केस है। अब जरा देखिएगा, तो मान लो कि कंडीशन क्या हम बनाते, जरा उस पर ध्यान दीजिएगा। पहले फिगर बनाते हैं तब कंडीशन बनाएंगे। ये मान लो टब है और उस टब में पानी भरा हुआ है, समझिएगा, टब है और उस टब में पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो ये पानी है, तो अगर ये पानी है ऊपर में क्या है, हवा है, ठीक। हवा कैसा माध्यम होता है, विरल माध्यम। पानी कैसा माध्यम होता है, सघन माध्यम। मेरा बात को पकड़िएगा। और पानी के अंदर में कौन है, मछली। लो मछली बना दिए, ये मछली है, ओके। और ऊपर में हवा में कौन है, तो हवा में है बगुला। हवा में कौन है, बगुला, ठीक है। अब देखेंगे सर या तो बगुला मछली को देखेगा या मछली बगुला को देखेगा। तो पहला कंडीशन हम ये बनाते हैं कि बगुला जो है वो मछली को देख रहा है, तो बताइए दर्शक कौन होगा, जो देखेगा वही तो दर्शक होगा, जिसको देखेगा वो वस्तु है। जैसे हम आपको देख रहे हैं तो हम दर्शक हुए और आप वस्तु हुए। बगुला मछली को देख रहा है तो बगुला दर्शक हुआ और मछली वस्तु हुआ। आप हमें देख रहे हैं तो आप दर्शक हैं और हम वस्तु हैं। ओके, आइए, तो यहाँ पे दर्शक कौन है, बगुला, और वस्तु कौन है, मछली। तो हम क्लियर क्या करना चाहते हैं, ये दर्शक है और ये कौन है, ये वस्तु है। हम कुछ कहना चाह रहे हैं। अब जरा इस फिगर को देखिए, इसमें क्या है कि दर्शक विरल माध्यम में है और वस्तु सघन माध्यम में है। दर्शक जो है वो विरल माध्यम और वस्तु कहाँ है, सघन माध्यम। अब एक स्टार लिखते हैं। जब वस्तु कहाँ पे हो, सघन माध्यम में, सघन माध्यम में हो तथा दर्शक कहाँ पे हो, विरल माध्यम में हो। समझिएगा, एक स्टार बनाए हैं। स्टार हम क्या बनाए हैं कि एक दर्शक है और एक वस्तु है। जब वस्तु कहाँ पे, सघन माध्यम में, देखिए ना, वस्तु सघन माध्यम में, पानी सघन माध्यम में, और दर्शक कहाँ पे है, विरल माध्यम में, ठीक है। रियल में यहाँ पे बगुला है मतलब दर्शक है और यहाँ पे मछली है मतलब वस्तु है। तो ये दोनों के बीच का वास्तविक गहराई है। नीचे देखने का मतलब गहराई होता है ना, ऊपर देखने का मतलब ऊंचाई। तो दर्शक कौन है, बगुला, ऊपर में पक्षी दर्शक है, वो नीचे देखता है तो गहराई होगा कि ऊंचाई होगा, गहराई होगा। तो इसका मतलब ये तो रियल गहराई है, इसीलिए इसका नाम है वास्तविक गहराई। क्या नाम है इसका, वास्तविक गहराई। इसका मतलब ये जो h है, ये h क्या है, ये वास्तविक गहराई है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं वा के आगे में 0। क्या लिख दिए, वास्तविक। h वा का मतलब क्या हो गया, वास्तविक, और h का मतलब हाइट, हाइट का मतलब गहराई। वैसे h का मतलब ऊंचाई होता है लेकिन क्या लिख दिए, गहराई बोल दिए। तो इसका मतलब h वा जो है वो क्या है, इसको हम r लिख देते हैं तो रियल, ठीक है, वास्तविक। तो इसको क्या पढ़ेंगे, वास्तविक गहराई। क्या पढ़ेंगे,
वास्तविक गहराई बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनने वाला है, जरा देखिए। अब चलिए, ये तो ऐसा कहानी था, लेकिन अब जब प्रकाश का अपवर्तन होगा तो क्या होगा। चलिए एक बात करते हैं। हम लोग जब परावर्तन पढ़ रहे थे तो वहाँ पढ़ाए थे आपको कि वस्तु हमें कैसे दिखाई पड़ती है। तो आपको बताए थे कि जब किसी वस्तु से प्रकाश टकरा करके, जैसे वहाँ पे कोई आदमी, एक अनूठ आदमी बैठा हुआ है, बल्ब से प्रकाश निकलती है और उस वस्तु पे पड़ता है और टकराने के बाद हमारी आंख पे पड़ता है तो हम उस वस्तु को देख पाते। तो प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकला, मछली पे टकराया होगा, टकराने के बाद जब बगुला के आंख पे पड़ेगा तब बगुला उस मछली को देख पाएगा। इसका मतलब बगुला के आंख में से प्रकाश निकल करके मछली पे जाना चाहिए कि मछली में से प्रकाश निकल करके बगुला के पास आना चाहिए। क्या होना चाहिए? मछली में से प्रकाश निकल के बगुला की आंख पे जाना चाहिए। आइए, इसका मतलब आज हम जब रे बनाएं तो हम लोग ऐसा रे बनाएंगे। ऐसा चला गया, एक रे मछली में से निकला और बगुला के पास पहुंच गया। और आपको हम समझाए हैं किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 रे चाहिए। आइए दूसरा रे, तो दूसरा रे और बनाते। एक दूसरा रे ऐसे गुजार दिए झूठों से, दूसरा रे ऐसे गुजार दिए तो क्या हुआ कि दूसरा रे जो है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में गया। तो क्या होगा, अपने यहाँ पे अभिलंब डाल दिए तो ये क्या होगा, अपने पथ से थोड़ा सा दूर भाग जाएगा, ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो जब ऐसे चला गया तो इस बगुला को क्या लगेगा कि ये जो रे है, ये जो किरण है वो क्योंकि हम लोग सब क्या पढ़े कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तो बगुला भी क्या समझ रहा होगा मन ही मन कि अब ऐसा मत समझिए कि सर जी ये बोल रहे कि बगुला भी पढ़ा लिखल है, वो भगवान का दिया हुआ कुछ सेंस है। ठीक है, तो ये बगुला क्या समझेगा कि ये रे इधर पीछे कहीं से आ रही है, यहाँ से। इसका मतलब ये जो बगुला है वो वास्तव में मछली यहाँ पे है, लेकिन बगुला को क्या लगेगा, यहाँ पे है। मतलब थोड़ा सा मछली इसको यहाँ पे दिखाई देगा, बगुला को मछली यहाँ पे दिखाई देगा। अर्थात इसका मतलब यहाँ हाय की दिखाई देगा, यहाँ पे हाय की दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा, हाय नहीं, हाय कहाँ पे, नीचे में। इसीलिए ये जो गहराई है, ये जो गहराई है इसको बोलते हैं, यहां तक की गहराई को इसको बोलते हैं आ का मतलब आ का मतलब आभासी गहराई, आभासी गहराई। अब ऑब्जेक्टिव देखिए हम क्या समझाना चाहते हैं। अब सवाल ऐसे पूछेगा, यदि दर्शक विरल माध्यम में हो और वस्तु सघन माध्यम में हो तो वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में क्या संबंध होगा। ऑप्शन ए, वास्तविक गहराई आभासी गहराई से अधिक होगा। बी, वास्तविक गहराई आभासी गहराई से कम होगा। ऑप्शन सी, दोनों बराबर होगा। डी, इनमें से कोई नहीं। आइए पढ़ते हैं। वास्तविक गहराई, देखिए ये है वास्तविक गहराई और ये है आभासी गहराई। बोलिए कौन अधिक कौन कम। वास्तविक गहराई अधिक है और आभासी गहराई कम है। इसका मतलब इस कंडीशन में आभासी, वास्तविक गहराई जो होगी, गहराई ग्रेटर देन आभासी गहराई। आभासी गहराई हम ये समझाना आपको चाह रहे थे, ये समझाना चाह रहे थे। वास्तविक गहराई बराबर वास्तविक गहराई जो होगा वो आभासी गहराई से अधिक होगा। कितना अधिक होगा, अब थोड़ा सा इस फॉर्मूला को और हम आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा डीप में घुसते हैं। लेकिन यहाँ से उतरने के बाद हम लोग 12th क्लास में चले जाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा कम भी हम समझाएं तो आप जरा मान जाएंगे, दुखी नहीं होंगे। तो ये अधिक है, लेकिन मेरा ये कहना है कितना अधिक है। तो आपको यहाँ समझना है कि जिस माध्यम में वस्तु रखा हुआ है उस माध्यम का अपवर्तनांक मान लेते हैं म्यू। क्या मान लिए, म्यू। इसका मतलब है यहां पे फॉर्मूला बनेगा वास्तविक गहराई बराबर म्यू गुना आभासी गहराई, म्यू गुना आभासी गहराई। ये फॉर्मूला कब बनेगा, ये फॉर्मूला कब बनेगा, ये तब बनेगा जब वस्तु सघन माध्यम में हो तथा दर्शक विरल माध्यम में हो। कंप्लीट। इस स्टार को जल्दी आप अच्छे से समझ लेंगे। अब जरा इसको चेंज करते हैं, नेक्स्ट उल्टा। जब वस्तु, अब उल्टा करते हैं, अब क्या होगा, सघन में था तो अब कहाँ जाएगा, विरल में। और जो दर्शक विरल में था वो कहाँ चला जाएगा, सघन में। आप भी कॉपी में मत मिटा देना, आप नया स्टार लिखना। आप मेरे तरह ने मिटा दिया, आप भी चल दिए काम करने।
ऐसा थोड़ी होता है। चलिए अब पूरा फिगर को मिटाते हैं। आप जरा ये कौन कंडीशन है? अब ये कंडीशन है कि आज मछली नीचे से देखेगा किसको? बगुला को। भाई तू चोच मारने की फेर में है। आइए अब मछली देख लिया किसको? बगुला को। अब देखिए मछली को क्या लग रहा है। चलिए फिर से वही फिगर बनेगा। फिर से आज ये टब है, टब में बेचारा मछली। टब में कौन है? टब में कौन है? बेचारा मछली। बेचारा मछली है टब में, यहाँ पे है ये बेचारा मछली। चलिए बेचारा मछली बना दिए। ये बेचारा मछली, आज ये मछली देखेगा किसको? बगुला को। ऊपर में कौन है? यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे है बगुला। आज थोड़ा बगुला टेढ़ा बन गया। आज बगुला का शायद मूड अच्छा नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। ये बगुला, ये मछली। लेकिन आज कौन किसको देखेगा? देखो ना, वस्तु विरल माध्यम में। इसका मतलब ये बेचारा वस्तु है, ये बेचारा वस्तु है। और ये बेचारा कौन है? ये बेचारा दर्शक है। मतलब ये मछली किसको देखेगा? वस्तु को। ये दर्शक है और ये वस्तु है। तो सबसे पहली बात कि ये दर्शक है और ये वस्तु है, तो ये जो ऊंचाई होगा इसको क्या बोलेंगे? वास्तविक ऊंचाई या वास्तविक, ये ऊपर देखेगा तो इसको ऊंचाई बोलेंगे। ये मछली ऊपर, क्योंकि ये ना दर्शक है, तो दर्शक आज ऊपर देख रहा है तो ये ऊंचाई बोलेंगे, वास्तविक ऊंचाई। इससे पिछले कॉन्सेप्ट में क्या था? वास्तविक गहराई, लेकिन ये क्या है? वास्तविक ऊंचाई। देखेंगे अब क्या होगा कि वस्तु कैसे दिखेगा? कि जब वस्तु में से प्रकाश निकल करके दर्शक की आंख पर पड़े, तो आज प्रकाश किस में से निकलना चाहिए? वस्तु में से, मतलब बगुला में से। किसके आंख पे पड़ना चाहिए? मछली की आंख पर, मतलब दर्शक की आंख पर। ठीक है, ये तो अभी एक ही प्रकाश निकला है, कम से कम 2 प्रकाश निकलना चाहिए। चलिए मानते हैं कि एक प्रकाश और निकल गया, ये एक प्रकाश और निकल गया। ठीक है, तो ये प्रकाश जब ये निकला है तो ये क्या होगा? ये क्या होगा कि ये यहाँ से टकराने के बाद अभिलंब के तरफ झुक जाएगा। ऐसे अभिलंब के तरफ झुक गया। अभिलंब के तरफ झुकने के कारण ये जो प्रकाश है, ये लगेगा कि ये पीछे कहीं से आ रहा है। ऐसे पीछे कहीं से, तो पीछे बढ़ा दिए यहाँ पे। इसका मतलब है, जरा सा फिगर को आप देखेंगे, इसका मतलब है कि जहाँ पे बगुला है यहाँ पे, लेकिन मछली जो है उस बगुले को अब उसके वास्तविक ऊंचाई से ऊपर देखेगा। इसका मतलब है ये इसका कौन चीज हो गया? ये आभासी ऊंचाई की वास्तविक ऊंचाई, आभासी ऊंचाई। अब आपको फिगर देख के बोलना है कि आज आभासी अधिक है कि वास्तविक अधिक है। तो आपने क्या देखा? आज आभासी ऊंचाई अधिक है और वास्तविक ऊंचाई कम है। इसका मतलब जब वस्तु विरल माध्यम में हो तथा दर्शक सघन माध्यम में हो, इस स्थिति में आभासी ऊंचाई को आपने क्या लिखा है? HA। आभासी ऊंचाई अधिक होगा और वास्तविक ऊंचाई कम होगा। वास्तविक ऊंचाई H वास्तविक, ये क्या होगा? कम होगा। ठीक है, इसका मतलब इस कंडीशन में आभासी ऊंचाई अधिक होगा और वास्तविक ऊंचाई कम होगा। ठीक है, ये 2 मेन स्टार था जहां से ऑब्जेक्टिव टिक हो सकता है कि जब वस्तु विरल माध्यम हो तो दर्शक सघन माध्यम में हो, तो आभासी और वास्तविक में क्या रिलेशन होगा? आभासी ग्रेटर देन वास्तविक, आभासी लेस देन वास्तविक, आभासी बराबर वास्तविक, इनमें से कोई नहीं। तो किस में टिक करेंगे? आभासी ऊंचाई ग्रेटर देन वास्तविक ऊंचाई। ओके, नेक्स्ट। अब हम लोग यहाँ के बाद एंटर करेंगे मेन चीज में, और उस मेन चीज का नाम है लेंस। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं किसको? लेंस को। एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू हुआ है कि लेंस क्या है। तो सबसे पहली बात कि हम लोग ये जानते हैं कि लेंस, जैसे हम लोग चश्मा यूज करते हैं तो उसमें लेंस लगा हुआ है, कैमरा यूज करते हैं उसमें, आप बोलते हैं ना कि मेरा जो एंड्रॉयड है उसका कैमरा 22 मेगापिक्सल है, तो वो रियल में मेगापिक्सल का मतलब क्या है? वो जो पिक्सल है, इसका मतलब पिक्सल का मतलब होता है जूमिंग पावर, कि आपका जो फोटो है, आपका जो इमेज है, गैलरी में जो आपका फोटो है, वो फोटो कितना गुना जूम हो सकता है, उसी को बोलते हैं पिक्सल। ओके, लेकिन वो पिक्सल किसका है? कैमरा का है। कैमरा का वो क्वालिटी है, कैमरा का वो क्वालिटी है, कैमरा का मात्रक नहीं है। कैमरा का मात्रक, लेंस का मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। वो कैमरा का क्वालिटी है, वो लेंस की क्षमता नहीं है, लेंस का क्वालिटी है। क्वालिटी में और क्षमता में अंतर है, हम उसको डील करेंगे।
तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है लेंस। लेंस, सबसे पहली बात, लेंस जो है वैसे पदार्थ का बना होता है जो पारदर्शी हो। सबसे पहली समझिए, लेंस वैसे पदार्थ का बना होता है जो पारदर्शी हो। पारदर्शी क्यों होना चाहिए? पारदर्शी इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब तक कोई पदार्थ पारदर्शी नहीं होगा तब तक उससे प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा। जब तक पदार्थ का अपवर्तन नहीं होगा तब तक उसमें इमेज नहीं बनेगा। जब तक इमेज नहीं बनेगा तब तक प्रकाश पढ़ने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो इसीलिए लेंस आप वैसे ही पदार्थ का बना सकते हैं जो क्या हो, पारदर्शी हो। तो जैसे पारदर्शी में क्या है हमारे पास, कांच। तो बताइए लेंस इनमें से किसका बना होता है? कांच का, मिट्टी का, लोहा का, इनमें से कोई नहीं। किसका बना होगा? कांच का बना होता है। ओके, तो अगर आपसे दे देगा कि इनमें से लेंस किसका बना होता है तो आप टिक कर सकते हैं। तो लेंस, सबसे पहली बात, लेंस इनमें से किस प्रकार के पदार्थ का बना होता है? ऑप्शन ए पारदर्शी, ऑप्शन बी पारभासी, ऑप्शन सी ये अपारदर्शी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। कैसा होना चाहिए? पारदर्शी। ओके, तो इसका मतलब है कि लेंस जो है ऐसे पारदर्शी पदार्थ का बना होता है जिसका दोनों सतह वक्र हो। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है। पारदर्शी माध्यम कौन है? कांच। तो लेंस किसका बना होगा? कांच का। लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसका दोनों सतह का मतलब, जैसे मान लो कि आपने ये एक टुकड़ा लिया, मेरा हाथ एक समझो ग्लास का टुकड़ा है, तो एक सतह सामने वाला और एक सतह पीछे वाला, तो दो सतह हुआ। एक सतह सामने वाला और एक सतह पीछे वाला, तो यही दोनों सतह है। तो ये दोनों सतह जो है वो वक्र होना चाहिए। अगर ये दोनों सतह प्लेन हो गया तब तो वो सीधा कांच का टुकड़ा बन जाएगा, वो लेंस नहीं बनेगा। जैसे हम लोग के घर में जो आईना होता है मुंह देखने वाला, उसके पीछे अगर आप घिस दीजिए उसको, जो पेंट है पेंट को हटा दीजिए तो आपको आर पार दिखेगा। तो वो वही हो गया, दोनों सतह प्लेन, तो वो लेंस नहीं बनेगा, वो कांच का प्लेट, कांच का स्लैब बन जाएगा। कांच का स्लैब, वो लेंस नहीं है। लेंस होने के लिए पारदर्शी माध्यम हो, मतलब कांच का टुकड़ा हो और उसका दोनों सतह, जैसे ये सामने वाला और ये पीछे वाला, तो दोनों सतह क्या होना चाहिए? वक्र होना चाहिए। तो क्या बोले हम लोग? लेंस ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसका दोनों सतह क्या हो? वक्र हो। लिख दिए। नेक्स्ट, लेंस के प्रकार। लेंस मुख्यतः दो प्रकार का होता है। लेंस कितने प्रकार का? दो प्रकार का। तो लेंस दो प्रकार का होता है। लेंस जो है वो कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है उत्तल लेंस और एक होता है अवतल लेंस। एक हो गया उत्तल लेंस और एक हो गया अवतल लेंस। अब देखेंगे ये जो आपका उत्तल लेंस है इसको भी हम लोग उपयोग के आधार पर तीन भाग में बांटते हैं। उपयोग के आधार पर तीन भाग में बांटते हैं। देखेंगे क्या बोले? लेंस दो प्रकार का, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, लेकिन उपयोग के आधार पर इसको भी हम लोग तीन भाग में बांटते हैं। तीन भाग में, उपयोग के आधार पर दोनों को तीन भाग में बांटते हैं। अब ये जो तीनों भाग है वो तीनों भाग बनता है, उसका आकार कैसा है लेंस का? अब देखिए, देखो जैसे कि उत्तल का मतलब उठा हुआ और अवतल का मतलब धंसा हुआ। देखेंगे तो उत्तल मतलब उठा हुआ और अवतल मतलब धंसा हुआ। जैसे ये देखिए, एक फिगर बनाते हैं, यहाँ देखिए ऐसा। देखिए ये हमेशा लेफ्ट से राइट, हम लोग किधर से लिखते हैं? लेफ्ट से राइट, मतलब बाएं से दाएं लिखते हैं। इसका उसी प्रकार ये हो गया पहला सरफेस, ये हो गया दूसरा सरफेस। अब देखिए जैसे हो गया ये पहला सरफेस, ये दूसरा सरफेस, ये पहला सरफेस, ये दूसरा सरफेस। सरफेस के आधार पर इसका नाम देखिए, पहला सरफेस समतल, दूसरा सरफेस उत्तल, इसीलिए इसका नाम है समतलो उत्तल। क्या नाम हो गया? समतलो उत्तल लेंस। दूसरे का नाम क्या होगा? पहला अवतल, दूसरा उत्तल, तो क्या नाम होगा? इसका नाम होगा अवतलो उत्तल लेंस। अवतलो उत्तल लेंस। ओके, जो तीसरा है उसका नाम होगा, ये पहला दूसरा, पहला भी उठा हुआ दूसरा भी उठा हुआ, इसका नाम है उत्तलो उत्तल। उत्तलो उत्तल लेंस। इसी को कहते हैं उभयो उत्तल लेंस। उभयो उत्तल लेंस, इसी को बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, इसका मतलब है कि जब हम लोग उत्तल लेंस की बात करेंगे तो हम लोग रियल में इसी को पढ़ेंगे। अगर कहीं भी उत्तल लेंस की बात होगी तो हम लोग इसको स्टडी करेंगे।
इस दोनों को नहीं करेंगे। आज के बाद जब उत्तल लेंस की बारी आएगी तो आप केवल उभयो उत्तल या उत्तलो उत्तल या उभयो उत्तल, इसी का नाम क्या है? उत्तल लेंस। मतलब अगर कोई उत्तल लेंस की बात आपके सामने रखता है तो आप समतलो उत्तल एकदम नहीं समझें, आप अवतलो उत्तल एकदम नहीं समझें, तो आप क्या समझें? आप समझें उभयो उत्तल, जिसका दोनों सतह क्या हो? उठा हुआ हो। नेक्स्ट, अब चलिए आप यहाँ पे, तो अब आपको समझ में आ गया होगा अवतल लेंस भी कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। अब जैसे देखो, अब यहाँ पे हो गया मान लो ये सतह, अब बोलिए इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा समतलो उत्तल, समतलो अवतल लेंस, समतलो अवतल लेंस। दूसरा देखेंगे आप, दूसरा हो गया आपका, देखेंगे पहला सतह उठा हुआ, दूसरा सतह धंसा हुआ, तो ये क्या होगा? उत्तलो अवतल लेंस, उत्तलो अवतल लेंस। अगला देखिए आप, ये तो ये क्या है? ये है आपका अवतलो अवतल, दोनों सतह धंसा हुआ, अवतलो अवतल लेंस या उभयो अवतल लेंस या अवतल लेंस। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या देखा कि अगर अवतल लेंस की बात होगी तो केवल आप इस लेंस की बात करेंगे। ठीक है, तो लेंस 2 प्रकार का, एक हो गया उत्तल और एक हो गया अवतल। उत्तल का मतलब, अब यहाँ आइए ऊपर में, उत्तल, अगर कभी भी उत्तल की बात होगी तो इस लेंस का नाम क्या हो गया? ये लेंस कैसा हो गया? उत्तल। और अगर अवतल की बात आएगी तो ये लेंस क्या हो गया? अवतल। समझ में आया? ये लेंस उत्तल और ये लेंस कैसा हो गया? अवतल। तो लेंस कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, एक हो गया उत्तल और एक हो गया अवतल। ये है कॉन्वेक्स लेंस और ये है कॉनकैव लेंस। ये कैसा? कॉन्वेक्स लेंस और ये कैसा? कॉनकैव लेंस। ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे। ये जो आपका, तो पहला हो गया उत्तल लेंस और दूसरा क्या हो गया? अवतल लेंस। तो सबसे पहली बात कि ये जो आपका उत्तल लेंस है, ये जो आपका अवतल लेंस है, जरा सा इसमें कुछ टर्म को हम लोग समझ लेते हैं। ये टर्म क्या क्या? छोटा छोटा टर्म है। जैसे मान लो कि ये आपका उत्तल लेंस है, देखेंगे तो यहाँ जो पॉइंट है, जो लेंस का जो मध्य बिंदु होता है, इसको आप अच्छे से समझ लेंगे, नोट्स बना लेंगे। ये जो मध्य बिंदु है, इस मध्य, जैसे मैथ में नाम था मूल बिंदु, दर्पण में नाम था ध्रुव, और लेकिन यहाँ पे नाम है प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र। इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। इसीलिए डिनोट किससे करेंगे? ओ से। ओके, यहां से लेकर के यहां तक ये जो पूरा ऊंचाई है, इसको बोलते हैं लेंस का द्वारक। ये है लेंस का द्वारक। ठीक है, लेंस का द्वारक। और इस ऑप्टिकल सेंटर से जो ये गुजरने वाला लाइन है, इसका नाम है प्रधान अक्ष। क्या नाम इसका? प्रधान अक्ष। दर्पण में बोले थे, यहां भी बोल दिए प्रधान अक्ष। उसी प्रकार अगर ये कैसा लेंस हो गया, ये कैसा लेंस है? ये लेंस है आपका उत्तल। ओके, ये कैसा लेंस है? जरा ये देखिए, ये लेंस, इसको क्या बोलेंगे? प्रकाशीय केंद्र। ओके, इसको क्या बोलेंगे? प्रधान अक्ष। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे द्वारक। ये हो गया द्वारक। ये क्या है? प्रकाशीय केंद्र। ये हो गया प्रकाशीय केंद्र। और ये क्या हो गया? ये हो गया प्रधान अक्ष। लेकिन ये दर्पण कैसा है? लेंस कैसा है? अवतल लेंस। ये कैसा है? उत्तल लेंस। तो लेंस कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, एक हो गया उत्तल लेंस और एक हो गया अवतल लेंस। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे, जरा सा रे डायग्राम को आप देखिए। रे डायग्राम, लेंस में रे डायग्राम देखेंगे। अगला हेडिंग है लेंस में रे डायग्राम। लेंस में, तो लेंस में भी क्या होगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो इस लेंस में रे डायग्राम कैसा बनता है? लेंस में 2 रे डायग्राम होता है मात्र। लेंस में 2 रे डायग्राम, लेंस में मात्र 2 रे डायग्राम। जैसे दर्पण में क्या गो था? 3 गो, लेकिन यहाँ पे मात्र 2 गो। पहला रे डायग्राम है कि चाहे वो, यहाँ देखेंगे ये कैसा लेंस होगा? ये लेंस है उत्तल। और ये कैसा लेंस हुआ? ये है आपका अवतल। देखिए, ये प्रकाशीय केंद्र, ये भी प्रकाशीय केंद्र। समझिएगा सर, लेंस जो है वो किरणों को मोड़ता है। समझिएगा, लेंस जो है वो किरणों को मोड़ता है या किरणों को छितराता है। समझिए, लेंस जो है या तो वो किरणों को मोड़ेगा या तो वो किरणों को छितराएगा।
लेंस किरणों को उधर मोड़ता है जिधर लेंस की मोटाई अधिक हो। फिर समझिए, लेंस जो है वो किरणों को उधर मोड़ता है जिधर लेंस की मोटाई अधिक हो, जिधर लेंस की मोटाई अधिक हो। अब आइए, तो सबसे पहली बात कि एक हो गया उत्तल लेंस और एक हो गया अवतल लेंस। तो आप मान लो कि उत्तल लेंस पर प्रकाश गया, उत्तल लेंस पर प्रकाश गया। अब ये अब ये किधर मोड़ेगा? जिधर अधिक मोटा हो। अधिक मोटा बीच में है कि बाहर में है? तो बीच में है। इसका मतलब ये किरणों को क्या करेगा? बीच के तरफ मोड़ देगा, इस प्रकार से मोड़ देगा। मोड़ दिया। अब देखेंगे, ये जो आपका अवतल लेंस है उस पे प्रकाश गया, ये क्या करेगा? इस किरण को मोड़ देगा। किधर मोड़ेगा? जिधर मोटाई अधिक है। मोटाई बाहर अधिक है कि अंदर अधिक है? बाहर अधिक है, इसीलिए ये बाहर की तरफ ऐसे मोड़ देगा। मोड़ दिया। अब समझें, अर्थात समझिएगा, ये लेंस उत्तल है और ये लेंस अवतल है। तो मेरा ये कहना है कि चाहे लेंस उत्तल हो या अवतल हो, यदि उस पर अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें पड़ती है तो वो या तो मुड़ जाती है या तो छितरा जाती है। यहाँ पे क्या घटना हुई है? यहाँ पे घटना हुई है मुड़ने की, और यहाँ पे कौन घटना हुई है? यहाँ पे हुई है छितराने की। छितराने की। आप समझिए, ये जो मुड़ने की घटना है इसका नाम है कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग, और ये जो छितराने की घटना है इसका नाम है डाइवर्जिंग। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बता रहे हैं। ये क्या हो गया? कन्वर्जिंग, और ये क्या हो गया? डाइवर्जिंग। आप देखेंगे तो इसका मतलब यदि लेंस पर, चाहे वो उत्तल लेंस हो अवतल लेंस हो, समांतर किरणें आती हैं तो टकराने के बाद एक बिंदु पर मिलती है या छितरा गई, इसको अगर हम पीछे बढ़ाएंगे तो यहाँ मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो जहाँ मिलेगा इसी को बोलते हैं फोकस। क्या बोला इसको? फोकस। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि चाहे वो आपका उत्तल लेंस हो, ये है प्रकाशीय केंद्र, चाहे वो आपका अवतल लेंस हो, ये है प्रकाशीय केंद्र, चाहे लेंस उत्तल हो चाहे लेंस अवतल हो, दोनों लेंस के प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली किरणें बिना मुड़े आर पार हो जाती है। प्रकाशीय केंद्र एक ऐसा बिंदु होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसको टिक मारिएगा आप। बोलता है ये जो प्रकाशीय केंद्र है, ये प्रकाशीय केंद्र एक ऐसा बिंदु होता है जो उदासीन होता है, मतलब उस हो के अगर प्रकाश गुजरती है तो उसमें किसी प्रकार का कोई भी विचलन नहीं होता है। सेम टू सेम यदि अवतल लेंस है, इसमें भी प्रकाश जाएगी तो बिना विचलन का आर पार हो जाएगी। अब हम लोग लेंस में कोई भी फिगर बनाएंगे तो यही दोनों कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और हम लोग उसको पार कर जाएंगे। ओके, तो सबसे पहली बात कि समांतर जाने वाली किरणें फोकस पर मिलती है और प्रकाशीय केंद्र से जाने वाली किरणें बिना विचलन का आर पार हो जाती है। यही दो रे डायग्राम है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस, जरा सा दोनों को गौर से देखते हैं। एक स्टार हम लोग इंपॉर्टेंट, यहां से 100% दो ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन में रहेगा। यह एक है आपका उत्तल लेंस और यहां पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं अवतल लेंस। दोनों को एक साथ स्टडी कर रहे हैं। ये है अवतल लेंस और ये है उत्तल लेंस। आइए, तो आपके पास है उत्तल लेंस, देखिएगा ये है उत्तल लेंस और ये है आपका अवतल लेंस। ये अवतल लेंस का प्रकाशीय केंद्र, ये उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र। देखेंगे, अगर उत्तल लेंस पर किरणें पड़ती हैं तो वो उसको मोड़ करके एक बिंदु पर ले जाके मिला देता है, जिसको फोकस कहते हैं। मिला दिया। तो ये क्या करती है? जो उत्तल लेंस होता है वो किरणों को मोड़ती है, उत्तल लेंस किरणों को मोड़ती है। लेकिन यदि अवतल लेंस रहेगा तो ये अपने ऊपर आने वाले किरणों को छितरा देती है। तो इसका मतलब यदि इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये पीछे यहाँ पे मिलेगा और इसको बोलते हैं फोकस। आप देखिए सर, हमने कहा था कि फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो ये भी फोकस दूरी है और ये भी फोकस दूरी है, और फोकस दूरी को छोटका एफ से लिखे थे। तो सबसे पहली बात कि उत्तल लेंस जो है एकदम अच्छे से, यहाँ से दो ऑब्जेक्टिव 100% रहेगा। उत्तल लेंस जो है वो किरणों को मोड़ती है, अवतल लेंस किरणों को छितराती है। पहला, तो सबसे पहली बात
एक स्टार, पहला स्टार लिखेंगे कि यह किरणों को मोड़ती है, किरणों को मोड़ती है, मोड़ती है। इसमें लिखेंगे किरणों को छितराती है, छितराती है। अवतल लेंस किरणों को छितराती है। दूसरा पॉइंट चलिए, उत्तल लेंस क्या किया, किरणों को मोड़ दिया, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंट। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी। इसी गुण के कारण मोड़, ये जो मोड़ देती है, इसीलिए इसका नाम क्या है, अभिसारी लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। लेकिन उत्तल लेंस जो है, इस अभिसारी का नाम है कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग। अभिसारी का नाम क्या है, कन्वर्जिंग। और ये जो अवतल लेंस है, इसको कहते हैं अपसारी लेंस। तो यहां पे लिखेंगे अवतल लेंस को, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस। अपसारी का मतलब हो गया डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग। एक हो गया कन्वर्जिंग और एक हो गया डाइवर्जिंग। ओके, नेक्स्ट तीसरा, आपको बताए थे कि फोकस दूरी को प्रकाशीय केंद्र से मापिएगा, दर्पण में ध्रुव से मापिएगा। तो ध्रुव से दाएं तरफ धनात्मक, ध्रुव से बाएं तरफ ऋणात्मक, प्रकाशीय केंद्र से दाएं तरफ धनात्मक, बाएं तरफ ऋणात्मक। अब देखिए, तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी f जो है वो प्रकाशीय केंद्र के दाएं तरफ है कि बाएं तरफ है, आप देखो ना अपने से, दाएं तरफ है। तो फोकस दूरी धनात्मक कि ऋणात्मक, धनात्मक। तो तीसरा जो अति इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस का फोकस दूरी, फोकस दूरी कैसा होता है, तो धनात्मक होता है। उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है। और तीसरा है अवतल लेंस का, अवतल लेंस का फोकस दूरी, आप देखिए अवतल लेंस का फोकस ये प्रकाशीय केंद्र के बाएं बना कि दाएं बना, बाएं बना, मतलब पीछे बना कि आगे बना, पीछे बना। और पीछे को क्या लेते हैं, निगेटिव। इसीलिए अवतल लेंस का फोकस दूरी कैसा होगा, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। कंप्लीट। अब एक लाइन लिखते हैं, जो लाइन अभी पढ़े नहीं है, वो लाइन अभी आने में थोड़ा सा लेट है, एक लेक्चर लगेगा, लेकिन फिर भी यहाँ लिखते हैं। चौथा पॉइंट, फोकस दूरी क्या है, धनात्मक। इसीलिए उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, द पावर। उत्तल लेंस का पावर, पावर क्या होगा, धनात्मक। और अवतल लेंस का पावर, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। इस बोर्ड पर से दो ऑब्जेक्टिव 100% रहेगा बोर्ड में, ठीक है। तो हमने क्या बोला, अभी डिस्कशन किए किसका, उत्तल लेंस का और अवतल लेंस का। कौन कन्वर्जिंग है, कौन डाइवर्जिंग है, कौन किरणों को मोड़ता है, कौन किरणों को छितराता है, किरण को किधर मोड़ता है, किधर छितराता है। एक चीज और जान लीजिए, बुक सब में लिखल रहता है कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं, तो लिखेगा जिस लेंस का बीच का भाग मोटा और किनारा पतला हो उसको उत्तल लेंस कहेंगे, और जिस लेंस का बीच का भाग पतला और किनारे का भाग मोटा हो उसे अवतल लेंस कहेंगे। उतना भारी चीज नहीं है आपके लिए। नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे लेंस में वस्तु की स्थिति। तो इसमें दो लोग होता है, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। तो हम जो अब पढ़ने वाले हैं, आपको सबसे पहले एक बात बता देते हैं कि आपने दर्पण पढ़ा, दर्पण में क्या पढ़ा, अवतल दर्पण में 6 जगह, उत्तल दर्पण में 2 जगह। लेंस जो है वो सीधा दर्पण का उल्टा है, पहले ये एकदम डिट्टो उल्टा है, डिट्टो उल्टा। अवतल दर्पण में वस्तु को 6 जगह, उत्तल दर्पण में 2 जगह। यहाँ उल्टा कीजिए, उत्तल लेंस में 6 जगह, वहां उत्तल दर्पण में 2 जगह, तो उसका उल्टा, यहाँ उत्तल दर्पण में 6 जगह, वहां अवतल दर्पण में 6 जगह, तो यहाँ अवतल लेंस में 2 जगह। एकदम डिट्टो दर्पण का उल्टा, डिट्टो उल्टा। ओके, डिट्टो उल्टा। तो इसका मतलब सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में वस्तु की स्थिति देखेंगे, वस्तु की स्थिति। तो उत्तल लेंस में कितना जगह रखेंगे, उत्तल लेंस में 6 जगह, और अवतल लेंस में कितना जगह, 2 जगह। तो आइए पहले उत्तल लेंस की बात करते हैं। देखेंगे ये आपका उत्तल लेंस है और ये आपका प्रधान अक्ष है। तो ये जो है, ये
ये जो लेंस है इसमें दो गोला मिला हुआ है, जरा गौर से देखिएगा, हम बनाते हैं। एक ये पहला वाला गोला और एक ये दूसरा वाला गोला। अगर ये दो गोला है तो दो गोला का दो गो केंद्र होगा, दो गो फोकस होगा, इसीलिए इसको मान लेते हैं सरफेस 1 और इसको मान लेते हैं सरफेस 2। तो सरफेस 1 के तरफ यहाँ बीच में प्रकाशीय केंद्र, यहाँ पे सरफेस 1 का फोकस F1, सरफेस 1 का वक्रता C1, सरफेस 1 का वक्रता C1, और यहाँ पे हो गया अनंत। अनंत को 1 और 2 नहीं लिखा जाता, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका F1, ये क्या हो गया C1, और ये क्या हो गया अनंत। उसी प्रकार ये क्या है, ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ क्या होगा F2, यहाँ क्या होगा C2, और यहाँ क्या होगा अनंत। लेकिन वस्तु को दोनों तरफ थोड़ी रखेंगे, या तो लेंस के आगे में रखेंगे या तो पीछे में रखेंगे। मतलब दो गो सतह है, वक्र सरफेस, एगो राइट वाला एगो लेफ्ट वाला, तो या तो राइट के तरफ रखिए या तो लेफ्ट के तरफ रखिए। इन्हें कि सर इधर रख दिए उधर, अरे भाई इधर रखोगे तो प्रतिबिंब उधर बनेगा। इन्हें कि इधरो वस्तु, ऐसा बेहुदागिरी आप नहीं कर पाएंगे। ओके ओके, तो इसका मतलब है या तो वस्तु को 1 के तरफ रखिए, सिर्फ 1 के तरफ, या तो 2 की तरफ रखिए। 1 के तरफ रखिएगा तो 2 के तरफ प्रतिबिंब बनेगा, 2 के तरफ रखिएगा तो 1 के तरफ प्रतिबिंब बनेगा। ओके, अब देखिए, तो सबसे पहले आप रख सकते हैं 1 नंबर अनंत पर, 2 नंबर सेम एकदम अवतल दर्पण जैसा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तीसरा देखिए उत्तल लेंस अवतल दर्पण जैसा, प्लीज सर प्लीज, तो ये क्या है तीसरा, कहाँ पे वक्रता केंद्र पर, चौथा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, पांचवा फोकस पर, छठा फोकस और ध्रुव नहीं बोलेंगे, फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच। ये 6 कंडीशन है, किसके लिए है, उत्तल लेंस के लिए। इसका मतलब पहला कहाँ पे होगा, पहला होगा अनंत पर, दूसरा कहाँ पे होगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तीसरा कहाँ पे होगा वक्रता केंद्र पर, चौथा कहाँ पे होगा, चौथा है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, पांचवा कहाँ पे होगा फोकस पर, छठा कहाँ पे होगा फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच, फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच, प्रकाशीय केंद्र के बीच। तो सबसे पहली बात यह है किसमें, उत्तल लेंस में, अनंत पर, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, फोकस पर, फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच। अब हम लोग इसका एक एक करके स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, दूसरा कहां पे होगा, उत्तल हो गया। अब पढ़ेंगे अवतल लेंस में। तो अवतल लेंस किसके जैसा होगा, अवतल लेंस होगा उत्तल दर्पण के जैसा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अवतल लेंस में, अब हम लोग पढ़ेंगे अवतल लेंस में वस्तु की स्थिति। आइए जरा अवतल लेंस को देखते हैं। ये हो गया आपका अवतल लेंस, ये क्या है प्रकाशीय केंद्र। तो अवतल लेंस में केवल 2 जगह होता है, एक अनंत और दूसरा अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच। तो 1 नंबर यहाँ पे और 2 नंबर हो गया यहाँ पे। तो 1 नंबर में अनंत पर, दूसरा 2 नंबर में होगा अनंत और प्रकाशीय केंद्र के बीच, प्रकाशीय केंद्र के बीच। तो कितना हो गया 6 उधर 2 इधर, 6 2 8। इस 8 को हम लोगों को स्टडी करना है, इस 8 को हम लोगों को स्टडी करना है। अवतल लेंस में 2 जगह और उत्तल लेंस में कितना जगह, उत्तल लेंस में 6 जगह। ओके, तो हम लोग इस लेक्चर को आज यहाँ तक रोकते हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे तो उसमें पहले इस 8 को का देखेंगे कहाँ पे किसका प्रतिबिंब बनेगा। उसके बाद हम लोग लेंस का फॉर्मूला को साबित करेंगे। लेंस का फॉर्मूला होता है 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f। ये है लेंस का फॉर्मूला, दर्पण का फॉर्मूला नहीं है, ये है लेंस का सूत्र। और 1/v या 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, ये किसका था, ये था दर्पण का सूत्र, अगर आपको याद हो।
ठीक है। इसके बाद जब हम लोग जाएंगे तो लेंस के सूत्र को डिफाइंड ये प्रूफ करेंगे, लेंस में आवर्धन को प्रूफ करेंगे, लेंस की क्षमता को बताएंगे, लेंस की क्षमता बताने के बाद लेंस का संयोजन पढ़ेंगे और लेंस का संयोजन पढ़ने के बाद हम लोग उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे और वो होगा मानव नेत्र और फोटोग्राफिक कैमरा। ओके, थैंक यू सो मच। हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को लगातार देखते होंगे, लाइक शेयर करते होंगे, अपने दोस्तों को बताते होंगे और एक स्ट्रॉन्ग सा नोट तैयार करते होंगे और हमारे वीडियो का वेट करते होंगे और आनंद फिजिक्स क्लासेस के ऑनलाइन चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते होंगे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।